सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्ड्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, हमने आपकी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी के लिए जो सेवा सुरक्षा सहयोग बैच शुरू किया है, आज उसकी इंग्लिश की दूसरी क्लास है। जो पहली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था भाई टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनमें टेंसों को फिर आगे चल के कितने भागों में बांटा गया है, और उन टेंसों में से जो हमने प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा टेंस पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने कंप्लीट कर लिया था। जो आज के हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पढ़ेंगे भाई इसको क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा टेंस है भाई हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो टेंस है, इस टेंस की पहचान क्या है भाई। जब हम इस टेंस को पढ़ते हैं तो पीछे से ये आवाज आती है, रहा है, रहे हैं, रही है। क्या पहचान है इसकी, रहा है, रहे हैं, रही है, रही है। ठीक है ना, इस टेंस का प्रयोग भाई वहां पे किया जाता है जब कोई कार्य चल रहा हो हमारे बोलने के टाइम पे। ठीक है, वैसे तो इसके और भी बहुत सारे यूजेज हैं। ठीक है ना, इस टेंस को लिखने के लिए भाई जो स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो क्या है भाई, मतलब इस सेंटेंस को जोड़कर कैसे लिखा जाता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है भाई। पहले हम लिखते हैं भाई सब्जेक्ट को। पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद भाई हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी है भाई, इज, एम और आर। इसके अंदर भाई 3 हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं, इज, एम और आर। फिर लिखते हैं भाई हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और भाई उसके बाद लिखते हैं हम हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी जोड़ेंगे उसमें, और प्लस का क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है भाई वो कितनी है हमारी, 3। कौन कौन सी, एक इज, एक आर और एक एम। जो इज है भाई, इज हेल्पिंग वर्ब को किसके लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और जो मेरी आर हेल्पिंग वर्ब है भाई वो किसके लिए यूज की जाती है, वो यूज की जाती है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। जो एम है भाई वो स्पेशली फिक्स्ड है किसके लिए, आई के लिए। यानी कि आई के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके साथ हमेशा एम ही आएगी। ठीक है ना, क्या बताया मैंने स्ट्रक्चर, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को देखेंगे भाई वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगाएंगे, और अगर वो प्लूरल है तो आर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट मेरा आई है तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके साथ आएगी भी हमेशा ही एम। ठीक है, एक चीज मैंने कल भी बताई थी भाई, इनको मान लो कोई सेंटेंस है उसको नेगेटिव में लिखना है। जैसे मैं बोलूं कि इज प्लस नोट। ठीक है ना, तो भाई इज प्लस नोट इसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या कहलाएगी मेरी, इजेंट, इजेंट। ठीक है, आर प्लस नोट, आर प्लस नोट को क्या लिखेंगे भाई, एमेंट आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना, एमेंट। और अगर मैं सॉरी, आर प्लस नोट को लिखेंगे हम आरंट, आरंट। और अगर एम प्लस नोट है भाई इसको भी हम आरंट लिखते हैं। ठीक है ना, इसको क्या लिखते हैं, आरंट। कहीं पे इसका तुम ऐसे ना यूज करने की सोचो भाई, इसका एमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो मेनली है भाई इनको या तो इंटेरोगेटिव में ज्यादा यूज किया जाता है या फिर इनके क्वेश्चन टैग में, इनकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को। ठीक है ना, अच्छा भाई इसके बाद देखते हैं हम कोई एग्जाम्पल। अब देखो भाई, मान लो मेरे को एक सेंटेंस है जिसमें मैं बोलता हूं कि वह क्रिकेट खेल रहा है। क्या, वह क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है, रहा है, रहा है। यानी कि इस टेंस को किस में लिखा जाएगा भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखने के लिए सबसे पहला क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह यानी कि ही। ठीक है, ही भाई मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो कौन सी आएगी मेरी, इज। ही इज खेल रहा है, खेलना यानी कि प्ले,
प्ले, ही इज प्ले। भाई फिर बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना, आईएनजी, प्लेइंग। और क्या खेल रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि इस सेंटेंस को इस तरीके से जोड़ करके लिखा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, मान लो भाई मेरे को यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में लिखना पड़ जाए, किस में लिखना पड़ जाए, नेगेटिव के अंदर, तब मेरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यानी कि जो नोट वर्ड है उसको कहां पे जोड़ा जाएगा। भाई जो नोट वर्ड है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जोड़ करके लिखा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट। इसमें भाई कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है भाई नोट कहाँ पे जुड़ेगा, यानी कि कुछ बच्चे इसको गलती से हेल्पिंग वर्ब से पहले जोड़ देते हैं, ठीक है ना भाई। जो नोट वर्ड है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जोड़ा जाता है। जैसे मैं इसी को नेगेटिव बनाना चाहूं कि भाई वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो कैसे लिखूंगा मैं, ही इज नोट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नोट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इसको देखा जाए तो भाई मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी अभी पढ़ा इज प्लस नोट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, इजंट, यानी कि ही इजंट प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन भाई इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को हम या तो इंटेरोगेटिव में या फिर क्वेश्चन टैग में ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसको ऐसे भी रहने दोगे और उस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में भी लिखोगे, गलत तो नहीं होगा, लेकिन क्या है उनको सिंपल सेंटेंस में अवॉइड ही किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा भाई देखो हमने सिंपल टेंस पढ़ लिया, स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव में कैसा लिखा जाएगा वो देख लिया। अब एक बार देख लेते हैं भाई सेंटेंस को, इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कैसा लिखा जाता है। प्रेजेंट टेंस में भी हमने, सिंपल प्रेजेंट में भी हमने कहा था भाई जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। और 12 के 12 जो हमारे हम टेंस पढ़ने वाले हैं सभी में सेम होगा। क्या होगा, अगर मेरे को इंटेरोगेटिव लिखना है, इंटेरोगेटिव, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा भाई, पहले मैं करूंगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं बोलूं क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ऐसे करते, क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है, क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है, क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है, ठीक है ना भाई। इसको भाई इंग्लिश में रही है भाई, रही है, ठीक है ना। अच्छा भाई इंटेरोगेटिव में इसको अगर मेरे को कन्वर्ट करना तो भाई सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का आना किस पे डिपेंड होता है, हेल्पिंग वर्ब का आना डिपेंड होता है भाई सब्जेक्ट पे, यानी कि सबसे पहले मैं सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा। सब्जेक्ट है मेरा वह यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर है तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेरी क्या रहने वाली, इज। वह, ही या सी, भाई ये पीछे सेंटेंस हमें पीछे से बताएगा रहा है या रही है, यानी कि रही है वो क्या है, फीमेल, यानी कि इज सी रीड प्लस आईएनजी यानी कि रीडिंग, इज सी रीडिंग ए बुक, क्या वह एक पुस्तक पढ़ रही है, इंटेरोगेटिव लगाना ना भूले, ठीक है ना, इज सी रीडिंग ए बुक। अच्छा भाई मान लो भाई मेरे को यही इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर मेरे को नेगेटिव में लिखना पड़ जाए तो मैं जो नोट वर्ड है तो वो कहां पे ऐड करूंगा भाई, वो नोट वर्ड ऐड होगा मेरा सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। नोट वर्ड कहां पे ऐड होगा, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले, यानी कि अगर मैं इसी को इंटेरोगेटिव बनाऊं तो क्या आएगा, इज सी नोट रीडिंग ए बुक, क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है, इज सी नोट रीडिंग ए बुक, ठीक है ना। हाँ मैंने बताया था इंटेरोगेटिव में हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि सेंटेंस को मैं एक तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूं, isn't सी रीडिंग ए बुक, isn't सी रीडिंग ए बुक। ऐसे केस में ये नहीं करना है भाई एक बार दोबारा से नोट लगा दो, ऐसा करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भाई ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है और ये ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है ना।
भाई हो सकता है बच्चों को कुछ को ऐसे लग रहा हो कि हम बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये छोटी छोटी बातें आपको क्वेश्चन क्या नाम है वॉइस और नरेशन में बहुत काम में आने वाली है। ठीक है ना, हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, छोटी से छोटी बात आपको बताई जाएगी, क्योंकि मेरे को ये तो नहीं पता ना किस बच्चे का लेवल कितना, मैं तो हर एक बच्चे को बिल्कुल ऐसे नील मान के ही पढ़ाऊंगा ना, कहीं ऐसा लगे बच्चे को ये तो छोटी छोटी बातें तो हमने पढ़ ही रखी है, 6th क्लास में पढ़ना शुरू कर दी थी। ठीक है ना, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, चैप्टर के लास्ट तक। चलो भाई अब आ जाते हैं भाई हम रूल पे, कहां कहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे लिखना, नेगेटिव का कैसे लिखना, कहां पे नोट को ऐड किया जाएगा, इंटेरोगेटिव को कैसे यूज करना है अगर मेरे को इंटेरोगेटिव बनाना आ जाए। पहला तो क्या है भाई, जो कार्य बोलने के वक्त जारी हो, जो कार्य बोलने के वक्त जारी हो, बोलने के वक्त जारी हो, उस सेंटेंस को किस में लिखा जाता है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि मैं बोल रहा हूं उस समय पर कोई काम चल रहा है तो उसको किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, जो इस टाइप के वाक्य है भाई उसमें कुछ वर्ड देखने को मिल जाते हैं, जैसे नाउ, नाउ। ठीक है, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, करंटली, करंटली, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे जो प्रेजेंट सिचुएशन को दर्शाते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं अगर कहीं पर आपको ये वर्ड लिखे मिले तो आप उसमें कौन से टेंस का प्रयोग करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करोगे। ठीक है ना, मैं बोलूं वह अब एक पुस्तक पढ़ रही है, वह अब एक पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है ना, कैसे लिखूंगा मैं भी, शी इज रीडिंग ए बुक नाउ, अब वह एक पुस्तक पढ़ रही है। यानी कि नाउ आ गया तो हम कौन से टेंस का यूज करेंगे भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ऐसा पहले पूछा भी गया है भाई, क्या करता है एग्जामिनर, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है। ठीक है, और फिर वर्ब देता है भाई, इज रीडिंग, इज रीडिंग, रीड्स, रीड्स, हैज रेड, ठीक है ना, हैव रीड, इसमें से क्या आएगा। ठीक है ना, तो यानी कि इस सेंटेंस की एक ये भी पहचान है, इसमें ऐसे वर्ड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है भाई, अगला जो सेकंड रूल है भाई इसका, वो क्या है भाई, टेम्परेरी एक्शन के लिए। किसके लिए, टेम्परेरी एक्शन के लिए, यानी कि जो कार्य कुछ समय के लिए चल रहा हो। दूसरा क्या है, टेम्परेरी एक्शन के लिए, एक्शन के लिए। देखो ये मैं बता रहा हूं टेम्परेरी एक्शन के लिए, लेकिन हमने कल प्रेजेंट में पढ़ा था परमानेंट एक्शन के लिए। दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं दोनों एग्जांपल लिख देता हूं। मैं एक तो लिखता हूं ही टीचेज इंग्लिश, ही टीचेज इंग्लिश। ठीक है, एक लिखता हूं मैं ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। दोनों में देखो फर्क क्या है, ये तो है भाई मेरा परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन, और जो ये वाला है मेरा, ये कैसा है, ये मेरा है टेम्परेरी एक्शन। ठीक है ना, ये कैसा मेरा टेम्परेरी एक्शन। दोनों में डिफरेंस देखो, देखो ही टीचेज इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है, यानी कि भाई जो इंग्लिश पढ़ाना है उसका वो परमानेंट काम है, और इंग्लिश क्या है, उसका सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आए ही इज टीचिंग इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, ये उसका टेम्परेरी एक्शन है। भाई हो सकता है वो इंग्लिश का टीचर ना हो, आज इंग्लिश के टीचर नहीं आए, वो इसीलिए इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, यानी कि ये तो मेरा कैसा काम हो गया, टेम्परेरी। हो सकता है वो आज के लिए टेम्परेरी पढ़ा रहा हो, ठीक है ना, उसका सब्जेक्ट ना हो। लेकिन अगर यही बात प्रेजेंट टेंस में बोली जाएगी तो इससे ये पता चलता है उसका सब्जेक्ट ही है इंग्लिश पढ़ाना। ठीक बात है। किसके लिए, दूसरा क्या भाई, मैंने क्या बताया, टेम्परेरी एक्शन के लिए भी यूज होता है, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अगला देखो भाई जो तीसरा है,
तीसरे में क्या है भाई, निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। निकट भविष्य में प्लान्ड घटनाओं के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जो घटनाएं भविष्य में होने वाली हैं और वो प्लान हो चुकी है, भाई मेरे को ये कार्य करना है, तो ऐसी घटनाओं को भी किस में लिखा जा सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं बोलूं द पीएम इज गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। अब देखो तुमको जो लास्ट की वर्डिंग है ना, उसको देख के ऐसा लगेगा भाई वो तो अगले सप्ताह या अगले महीने जाएंगे, ये तो टेंस फ्यूचर का है, इसमें तो सिंपल फ्यूचर आना चाहिए टेंस। लेकिन भाई जो प्लान फिक्स हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, ऐसे फ्यूचर प्लान को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। और ये रूल हमारा कल सिंपल प्रेजेंट में भी आया था, वहां पे मैंने ऑफिशियल और अनऑफिशियल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना, कहां पे किसका कैसे प्रयोग होता है। एक बार वो कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लेना अपना पीछे वाला। वैसे देखा जाए तो जो मैं पढ़ा रहा हूं कल वाले का ही पार्ट है, ठीक है ना। ऑफिशियल घटना हो या अनऑफिशियल घटना हो, जो निकट भविष्य में प्लान्ड हो चुकी हैं, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे वाक्यों में कौन कौन से वर्ड देखने को मिल जाते हैं, टोनाइट, नेक्स्ट डे, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मॉर्निंग। इस टाइप के कुछ वर्ड ऐसे हैं यानी कि जो फ्यूचर टाइम को दर्शाते हैं, लेकिन वो यूज किसके लिए, कौन से में किए जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना भाई, इनमें थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। चलो भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा इतना ही था। इसके बाद भाई जो अगला टेंस आता है वो आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस अगला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो टेंस है इसकी पहचान क्या है भाई, इसकी पहचान है चुका है, चुके हैं, चुकी है, ठीक है ना। चुका है, चुके हैं, चुकी है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है भाई, ये हमको पास्ट से लेके पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, ठीक है ना, प्रेजेंट से जोड़ता है। यानी कि कोई कार्य जो पास्ट में तो शुरू हुआ और उसका इफेक्ट अब तक है, यानी कि वो रिसेंटली खत्म हुआ है, ठीक है ना। किसको जोड़ेगा ये, पास्ट को प्रेजेंट से। मैं बोलूं वह पढ़ चुका है, यानी कि भाई उसने पास्ट में तो पढ़ना शुरू किया और रिसेंटली ही वो पढ़ चुका, यानी कि अपना पढ़ने का कार्य समाप्त किया है, ठीक है ना। अच्छा भाई, इस टेंस का जो स्ट्रक्चर होने वाला है भाई, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है भाई, पहले तो लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर भाई इसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो है हैज और हैव, और हैव के बाद मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और भाई उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है इसका, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव में से कोई एक, और मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसके साथ हैज आएगा और किसके साथ हैव आएगा, देखो भाई, जो हैज है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और जो हैव है भाई वो फॉर्म में प्लूरल है, तो वो किसके लिए यूज होगा, वो होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट अगर वो सिंगुलर है तो हैज, और अगर वो प्लूरल है तो हैव।
फिर भाई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहां पे होगा भाई, जो मतलब चुका है, चुके हैं, चुकी है, जिस सेंटेंस की पहचान होगी। दूसरा क्या है, पास्ट को किससे जोड़ेगा, प्रेजेंट से जोड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो मैं बोलूं वह एक गाना गा चुका है, वह एक गाना गा चुका है। ठीक है ना, वह एक गाना गा चुका है। ठीक है भाई, जिसमें इसको लिखने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही। हैज या हैव में से क्या भाई, ही सिंगुलर है तो क्या आएगा मेरा हैज। ही हैज गाना संग, ही हैज संग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा चुका है। ठीक है ना भाई, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या आएगी मेरी संग। ही हैज संग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा चुका है। ठीक है ना। अच्छा भाई, अगर मेरे को भाई यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में लिखना पड़ जाए तो जो नोट वर्ड है मैं वो उसको नोट वर्ड को कहां पे ऐड करूंगा भाई, वो मेरा आएगा हेल्पिंग वर्ब के बीच में और मेन वर्ब के बीच में। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा क्या मेरा वर्ड नोट। जैसे मैं इसी को सेंटेंस में नेगेटिव में लिखूं, वह एक गाना नहीं गा चुका है, तो कैसे लिखूंगा, ही हैज नॉट संग ए सॉन्ग, ही हैज नॉट संग ए सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गा चुका है। ठीक है ना। अब देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज यहां पर भी होता है। अगर हैज प्लस नॉट है तो भाई मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, हैजंट। और अगर हैव प्लस नॉट है तो भाई मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, हैवंट। कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, हैवंट में। ठीक है ना। उसी प्रकार मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं, ही हैजंट संग ए सॉन्ग लिख सकता हूं। लेकिन मैंने पहले भी बताया था, इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को जर्नली इंटेरोगेटिव में या फिर क्वेश्चन टैग में प्रेफर किया जाता है। ठीक है ना भाई। अच्छा भाई, स्ट्रक्चर देख लिया हमने नेगेटिव का भी और पॉजिटिव का भी। ठीक है, अगला देखो भाई, अगर मान लो मेरे को ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे भाई, इंटेरोगेटिव में सभी के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन सब्जेक्ट से क्या आ जाती है, पहले आ जाती है। कैसे लिखेंगे इंटेरोगेटिव को, इंटेरोगेटिव को पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज और हैव, फिर क्या मेरा सब्जेक्ट, फिर मेरी वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं। इसको मान लिया मेरे को इंटेरोगेटिव में लिखना है भाई, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इंटेरोगेटिव में लिखने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब का आना किस पे डिपेंड करता है भाई, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है मेरा, वे। वे यानी कि दे। दे कैसी फॉर्म है, प्लूरल, और अगर वे दे प्लूरल है तो भाई हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी मेरी, हैव। यानी कि हैव दे प्लेड, प्लेड, हैव दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है ना, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं। आगे बात समझ में। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है भाई वो किससे पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले। और मान लो यही इंटेरोगेटिव मेरे को अगर नेगेटिव में लिखना हो तो जो नोट वर्ड है वो कहां पे ऐड किया जाएगा भाई, जो नोट वर्ड है वो मेरा मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से तो पहले और सब्जेक्ट के बाद में। इसी को कैसे लिखूंगा मैं, यानी कि हैव दे नोट प्लेड क्रिकेट। ठीक है ना, हैव दे नोट प्लेड क्रिकेट। इसका भाई मैंने बताया इंटेरोगेटिव में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, तो इसको क्या लिखा जाएगा, हैवंट दे प्लेड क्रिकेट, हैवंट दे प्लेड क्रिकेट। इसको भाई इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये भी ठीक है मेरा और ये भी ठीक है मेरा। ठीक है ना। चलो भाई चलो भाई, इसके बाद जो अगला है भाई इसका रूल, ये तो हमारी बेसिक सी बातें थी।
ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहां पे किया जाएगा, कहां पे किया जाएगा, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और उसका वर्तमान तक, प्रेजेंट तक क्या हो, इफेक्ट हो, यानी कि ये पास्ट को किससे जोड़ेगा, मेरा प्रेजेंट से जोड़ेगा। ठीक है भाई। देखो भाई, एक इसमें जो वर्ड यूज होता है भाई वो क्या है मेरा, येट। एक वर्ड यूज होता है इस टेंस के अंदर, वो क्या है, येट। येट भाई एक एडवर्ब भी है, एडवर्ब भी है, और ये भाई मेरा एक कंजंक्शन भी है। क्या ये मेरा कंजंक्शन भी है। ठीक है। जो एडवर्ब है भाई, जब ये एडवर्ब की तरह प्रयोग होगा तो ये किसको दर्शाएगा, टाइम को। किसको दर्शाएगा, ये टाइम को। और जब ये कंजंक्शन की तरह प्रयोग होगा भाई, कंजंक्शन का तो काम दो सेंटेंसों को जोड़ना होता है। ठीक है ना। कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंसों को जोड़ना। और लेकिन जब ये एडवर्ब की तरह यूज आएगा, की तरह प्रयोग होगा, तो ये किसको दर्शाएगा, टाइम को। ये देखो, येट का प्रयोग, येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव वाक्यों में प्रयोग होता है। ये भी चीज ध्यान रखना, नेगेटिव वाक्यों में प्रयोग होता है, नेगेटिव वाक्यों में प्रयोग होता है भाई। ठीक है ना। येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे वाक्यों में यूज होता है भाई, इसको प्रेजेंट लिखो क्योंकि भाई आगे चल के फिर पास्ट परफेक्ट भी होने वाला है, कंफ्यूज हो जाओगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव वाक्यों में होता है। जैसे मैं बोलूं, ही हैज नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आया है, वह अभी तक नहीं आया है। तो यानी कि जो यहाँ का येट है, ये क्या दर्शा रहा है, मेरा टाइम दर्शा रहा है भाई। और इसका प्रयोग मैंने बताया हमेशा कैसे वाक्यों में होगा, नेगेटिव में होगा भाई। ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखोगे, जो येट है उसको एडवर्ब की तरह भी और कंजंक्शन की तरह भी। अच्छा चलो, कंजंक्शन का देखो भाई, कंजंक्शन का सेंटेंस कैसा बनेगा। देखो भाई, जो कंजंक्शन होता है उसका काम होता है दो सेंटेंसों को जोड़ना। मैं बोलूं, एल्दो he worked hard yet he failed, उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फिर भी फेल हो गया भाई। उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फिर भी फेल हो गया। यहाँ का जो येट है भाई, ये टाइम नहीं बता रहा, ये क्या कर रहा, दो सेंटेंसों को कनेक्ट कर रहा, एक इसको और एक इसको। यहाँ पे येट किसका काम कर रहा है, हमारा कंजंक्शन का। ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये टाइम बता रहा है, यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है भाई। चलो ये ध्यान रखना, येट हमेशा कैसे वाक्यों में प्रयोग होगा, नेगेटिव में। एक चीज और भाई, एक वर्ड है सिंस। एक वर्ड क्या है मेरा, सिंस। भाई हमने जर्नली सिंस को क्या पढ़ा भाई, जो सिंस है ना वो परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है। ठीक है। या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन भाई सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। जो सिंस है उसका मतलब क्या होता है, से। उसका मतलब क्या होता है, से। जो सिंस है भाई उसको प्रीपोजिशन की तरह भी यूज किया जाता है, सिंस को प्रीपोजिशन की तरह भी यूज किया जाता है। और भाई सिंस को कंजक्शन की तरह भी यूज किया जाता है। किसकी तरह यूज किया जाता है, कंजक्शन की तरह। ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं, ही हैज बीन इल, he has been ill since Monday, वह मंडे से बीमार है, यानी कि वह सोमवार से बीमार है, यानी कि वो सोमवार को बीमार हुई और वो अब तक बीमार है, यानी कि पास्ट का इफेक्ट कब तक है, प्रेजेंट तक है भाई। लेकिन हमने अब तक क्या पढ़ा भाई, जो सिंस वाले वाक्य होते हैं उनमें तो हमेशा कौन सा टेंस यूज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही सिंस का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है भाई, सिंस दो तरीके से काम करता है, प्रीपोजिशन की तरह भी और कंजक्शन की तरह भी। ये यहाँ पे फिर किसकी तरह आया है, ये आया भी प्रीपोजिशन की तरह, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कुछ एक वर्ड्स आते हैं, लेकिन कंजक्शन के बाद क्या आते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस आता है। क्योंकि कंजक्शन का काम तो क्या होता है भाई, दो सेंटेंसों को जोड़ना होता है। ठीक है ना।
अच्छा भाई, तो फिर ये मतलब कंजक्शन की तरह कैसे प्रयोग होगा? देखो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव नोट seen him since he left India। मैंने उसको तब से नहीं देखा है जब से उसने इंडिया को छोड़ा है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। ठीक है ना? ये यहां पे फिर किसका काम करा भी? ये फिलहाल किसका काम करा? कंजक्शन का काम करा है, क्योंकि एक तो ये ई सेंटेंस को जोड़ रहा है और ये एक ई सेंटेंस को जोड़ रहा है। इसको है ना भाई, हम क्या नाम है, कुछ रूलों में भी पढ़ा दिया जाता है। अगर भाई सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनेट आया हुआ है तो उससे पहले आने वाला टेंस हमेशा किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ध्यान रखना, सिंस के बाद अगर कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में आया है, तो उसके पहले आने वाला सेंटेंस मेरा किस में होता है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है ना भाई, क्योंकि जब ये कंजक्शन की तरह काम करेगा ना, कुछ सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है। ठीक है ना? तो ये एक प्रकार से फिक्स रूल है। सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनेट आया तो उससे पहले कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अगर पहले प्रेजेंट परफेक्ट आया है और सिंस ने कंजक्शन का काम किया है तो उसके बाद कैसा टेंस आएगा? मेरा पास्ट इंडेफिनेट टेंस आएगा। ठीक है ना भाई? अच्छा, एक चीज और देखो, इसमें जो सिंस है ना भाई, इसको सेंटेंस में शुरुआत में भी लिखा जा सकता है। इसको किस में लिखा जा सकता है? शुरुआत में भी। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, सिंस ही हैज joined the army since he joined the army he has not taken any leave। जब से उसने आर्मी को ज्वाइन किया भाई, उसने अब तक कोई छुट्टी नहीं ली है। यानी कि इसको ऐसे नहीं रटना है, अगर सिंस जब बीच में आएगा उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा और उससे पहले परफेक्ट आएगा। लेकिन भाई जब ये कंजक्शन की तरह आ रहा होगा तो इसको पहले भी यूज किया जा सकता है, याद रखना। लेकिन पोस्चर सेम रहेगा इसका, यानी कि सिंस के बाद तो वही पास्ट इंडेफिनिट और उससे जो अगला दूसरा सेंटेंस होगा वो हमेशा किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। ठीक है ना भाई? उम्मीद करता हूं आपको ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम ये दो टेंस करेंगे और आपको पता है जो लास्ट की हमारी 10 मिनट्स होती है वो हमारी वोकैब के लिए रिजर्व होती है। ठीक है, देखो आज की जो हमारे अगले 10 वर्ड्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं, और भी जो ये वोकैब है ना आप साथ ही साथ याद करते हुए चलोगे। ऐसा नहीं है भाई एग्जाम टाइम पे हम एक साथ कर लेंगे। जो वोकैब है उसको याद करना, यानी कि इतने वर्ड्स को एक टाइम पे याद रखना, याद कर पाना इतना इजी काम नहीं है। ठीक है ना? हर रोज अगर थोड़ा थोड़ा ऐड करोगे तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपके फिंगर। जो हमारा पहला वर्ड है यानी कि 11वां, क्योंकि 10 हम कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। सोलिटरी का मतलब होता है एकांत। क्या होता? एकांत, यानी कि अकेलापन। ठीक है ना? तो भाई इसका सिनोनिमस वर्ड क्या होगा? लोनली। ये तो वर्ड सुना ही होगा, लोनली। ठीक है ना? अकेला। सिंगुलर का मतलब क्या होता है भाई? एक वचन। इस बात का भी पता होगा, एक वचन यानी कि अकेला। ठीक है, अगला जो 12वां वर्ड है भाई वेंडर का मतलब होता है भाई घूमना। क्या होता है? घूमना, एक जगह से दूसरी जगह घूमना। इसका जो सिनोनिमस होता है रोम। ठीक है ना? रोम। अब एक बात बताओ, जब किसी एरिया में काफी दूर चले जाते हैं तो पहले क्या लगते हैं? रोमिंग लगती है ना। रोमिंग का मतलब क्या होता है? कहीं दूर चले जाना, यानी कहीं घूमने जाना। वेंडर, रोम। अगला जो वर्ड है भाई विली का मतलब होता है धूर्त, चालाक, निकम्मा। ठीक है ना? कनिंग का तो पढ़ा होगा, चालाक। आर्टफुल का मतलब भी क्या होता है भाई? ये सिनोनिमस है किसका? कनिंग का ही, चालाक। ठीक है, अच्छा ये 2 बार आ गया। ठीक है, आर्टफुल, कनिंग, विली, इनका मतलब क्या होता है भाई? धूर्त, चालाक। अचीव भाई, ACHIEVE, स्पेलिंग पे ध्यान देना। अचीव की क्या? ACHIEVE। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। ये आपने सुना होगा काफी बार भाई, क्या अचीव कर लिया तुमने अब तक।
इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, क्या अचीव कर लिया, क्या पा लिया। सक्सीड यानी कि सफल होना, ठीक है ना। जो अगला वर्ड है भाई वो क्या, एनगिस। एनगिस का मतलब होता है भाई दुख, क्या होता है, दुख या फिर कोई पीड़ा, दर्द, ठीक है। सोरो, सोरो वर्ड भी पढ़ते आए होंगे। सोरो का मतलब भी क्या होता है भाई दुखी। एगोनी, एगोनी का मतलब भी क्या होता है भाई पीड़ा, कोई दिक्कत हो, पीड़ा है, दर्द है, उसको क्या बोलते हैं, एगोनी। अगला है भाई एचे। एचे वर्ड भी सुना होगा, हेडेचे, ठीक है ना, यानी कि सिर दर्द। एचे का मतलब क्या पढ़ोगे, एचे का दर्द। जो 16वां वर्ड है भाई वो क्या, काल्म। काल्म यानी कि शांत, बिल्कुल शांत। पीस, शांति, इसका भी पता होगा। रिलैक्स, रिलैक्स होने का मतलब क्या था भाई, बिल्कुल शांति। क्वाइट, क्वाइट वर्ड भी सुना होगा, कई बार टीचर ने भी बोला होगा, प्लीज क्वाइट यानी कि शांत रहिए। अगला वर्ड है भाई कैंटेंक्रस। स्पेलिंग पे ध्यान देना, CANTERKEROUS। कैंटेंक्रस का, कैंटेंक्रस का मतलब होता है भाई झगड़ालू। क्या होता है, झगड़ालू, ठीक है ना। कई बार देखा होगा एक आधा व्यक्ति होता है भाई किस टाइप का, झगड़ालू किस्म का, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैंटेंक्रस यानी कि क्वेरलसिम। क्या, क्वेरलसिम। इसकी भी स्पेलिंग याद करोगे, QUARRELSOME। आपको पता होगा भाई एक क्वेश्चन वो करेक्टली स्पेल्ड का भी दे देता, अगर तुम साथ के साथ करते हुए चलोगे स्पेलिंगों को तो कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है ना। एक तो मैंने बीच में क्या बताया था, एक तो अचीव की करनी है, एक सक्सीड की भी कई बार गलत हो जाती भी, क्या है, SUCCEE और D, ठीक है। एक बताया मैंने क्या, क्वेरलसम की। क्या मतलब होता है क्वेरलसम का, झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब होता है भाई अपराधी। क्या मतलब होता है इसका, अपराधी। क्रिमिनल, पता होगा इस बात का। या फिर कल्प्रिट, नया वर्ड क्या आपके लिए, कल्प्रिट। कल्प्रिट क्या होता है भाई, अपराधी। अगला है भाई डर्थ। डर्थ का मतलब होता है भाई कमी, किसी भी चीज की कोई कमी हो जाना, ठीक है ना। यानी कि स्कार्सिटी, अकाल भी बोल देते हैं, किसी चीज की कमी हो जाती है तो क्या बोलेंगे, अकाल पड़ गया। डर्थ, स्कार्सिटी यानी कि फिर शॉर्टेज। शॉर्टेज तो वर्ड सुना ही होगा, ठीक है। अगला है भाई लास्ट वर्ड आज की क्लास का, डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है भाई रिस्पेक्ट करना, किसी की सम्मान। क्या आएगा, सम्मान, ठीक है ना। ये तो तुमने वर्ड सुना होगा भाई, तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते भाई, आज की वहां उसकी बजाय कौन सा वर्ड यूज करोगे, डेफरेंस। और डेफरेंस की स्पेलिंग क्या, DEFERENCE, ठीक है ना। रिस्पेक्ट या फिर ओबेसेंस। ओबेसेंस का मतलब भी क्या होता है भाई, किसी के रिस्पेक्ट करना, किसी का सम्मान करना, ठीक है भाई। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 2 तो टेंस पढ़े और लास्ट में हमने जो वोकैब की, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और जो आप सारी की सारी क्लासेज जो वो साथ के साथ अटेंड कर रहे होगे और आपकी तैयारी भी अच्छी जा रही होगी, ठीक है। इसी प्रकार से कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।